में आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही। इस्लाम का झंडा ले आया सर मैदान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान है, तेरा अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शरीफा यास्मीन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मीडिया फोकस। जी हाँ, मीडिया फोकस पे आज का प्रोग्राम है बड़ा खास, क्योंकि आज है 25 दिसंबर, कायदे आज़म की पैदाइश का दिन। कायदे आज़म की पैदाइश का दिन हम सब बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं और एक कहना चाहिए कि एक खुशी का समा भी होता है। और उसकी वजह यह है कि जो मुल्क पाकिस्तान है वो हमने हासिल किया कायदे आज़म की वजह से ही। इसमें कोई इनकार नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे लोगों ने कायदे आज़म का साथ दिया, अपनी जानों के नजराने पेश किए ताकि आजादी के साथ इस मुल्क में हम सांस ले सकें। कायदे आज़म की शख्सियत कैसी थी, कायदे आज़म क्या चाहते थे, किस तरह से वो पाकिस्तान को देखना चाहते थे, आया कि आज जिस पाकिस्तान में हम मौजूद हैं, क्या कायदे आज़म का ख्वाब यही था? क्या ये आज़ादी हमने इसी तरह से हासिल करनी थी और इसी तरह से आज़ादी के साथ रहना था? यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूंगी कि जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हम लोग तो बड़ी आसानी से कहते हैं हाँ जी हम तो आज़ाद फज़ा में सांस ले रहे हैं, लेकिन उस दौर के जो लोग जो जब आज़ादी नहीं मिली थी, जितनी परेशानियां उनको थी, जिस जुल्म और सितम कहना चाहिए उन पे ढाया जा रहा था, वो तमाम चीजें ना हमने फेस की, ना हमने देखी, हमने सिर्फ पढ़ी और सुनी। तो इस आज़ादी का जो कहते हैं कि कायदे आज़म की जो एक अहमियत है उसका अंदाजा वो लोग बहुत अच्छी तरीके से लगा सकते हैं जो कि उस दौर में मौजूद थे, या आप ये कह लीजिए कि उस दौर में थोड़े छोटे थे और उन्होंने वो तमाम चीजें देखी और आज एक सीनियर एज पर आ गए। अब जो आज हम गुफ्तगू करेंगे वो इसी हवाले से करेंगे। कायदे आज़म की शख्सियत पर भी हम एक नजर डालेंगे, क्योंकि कायदे आज़म दो कौमी नजरिए को लेके चले थे और इसी वजह से इस मुल्क को भी हासिल किया गया था। लेकिन सारी बातें मैं तो करूंगी नहीं, यहाँ पर मेरे साथ 3 रिस्पेक्टेबल गेस्ट मौजूद हैं, उनको भी मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ और उनसे भी पूछते हैं कि कायदे आज़म क्या चाहते थे, क्या उनका विजन यही था जिस पाकिस्तान में हम मौजूद हैं। आइए मैं करवाती हूँ आपको। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर सना भुट्टो मौजूद हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनके साथ मौजूद हैं सैयद बकर मुजीबुल हाशमी जो कि पाकिस्तान क्विज सोसाइटी इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और हम इनको इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं थोड़ी देर में आप भी जान जाएंगे। और इनके साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी सिंगर डॉक्टर फरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए डॉक्टर फरा, आपसे तो हम गाने सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले तमाम देखने वालों को और अपने तीनों गेस्ट को मैं ये कहना चाहूंगी, भाई आप लोगों को कायदे आज़म की बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। चलिए जी, अब हम ज़रा सा गुफ्तगू का आगाज करते हैं और कोशिश करूंगी कि बहुत ज्यादा सीरियस गुफ्तगू ना हो, लेकिन हम कहते हैं कि 25 दिसंबर को कायदे आज़म के विजन पे, उनकी शख्सियत पे, उनकी एजुकेशन के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था, इन तमाम चीजों पे रोशनी डालना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर सना से पूछना चाहूंगी। डॉक्टर सना, क्या आप बताएंगी, क्या कायदे आज़म ने यही ख्वाब देखा था जिस पाकिस्तान में हम मौजूद हैं? बेसिकली कायदे आज़म एक ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियत जो हमें नसीब हुई और हम लोग बहुत लकी हैं कि कायदे आज़म जैसा बानी हमें मिला। अगर कायदे आज़म
पाकिस्तान के लिए नहीं जदोजहद करते और ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए नहीं अपने दिन रात एक करते, मेहनत करते और दो नज़रिए पे काम नहीं करते, तो शायद आज पाकिस्तान का बनना नामुमकिन था। सो पाकिस्तान जो है इज़ बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी, जिस तरह भी आपने जिक्र किया, बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज कि ये बात रियलाइज़ कर ली गई कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो साथ नहीं रह सकते। उसकी वजह ये है कि ये दो ऐसी कौमें हैं जिनका रहन सहन, मज़हब और इनकी जो भी मामलात हैं वो सब एक अलग हैं, बहुत मुख्तलिफ हैं। तो यही दो नज़रिए थे, और जब कायदे आज़म ने इसको बारीकी से देखा और बहुत ज़्यादा इस पे तहकीक की, तो इस नतीजे पे पहुँचे कि इन दोनों कौमों का क्योंकि साथ रहना आगे फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है, तो इन दोनों कौमों को अलग अलग मुल्कों में बांट देना चाहिए। और ये उनकी सोच जो थी, क्योंकि कायदे आज़म एक लॉयर भी थे, तो वो ये जानते थे कि बगैर जंग के हमने कैसे मुल्क को हासिल करना है। और ये एक हिस्ट्री में पाकिस्तान का बनना, हिस्ट्री के अंदर एक तारीख में एक ऐसा मार्क है कि जो बहुत ही कम नज़र आता है कि बगैर जंग के ये कंट्री बनी। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर आप ही की बात में एक बात मैं शामिल करना चाहूँगी। डॉक्टर सना ने जिस तरह भी आप लोगों को एक हिस्ट्री बताई कि किस तरह से ये बनी और किस तरह से मुल्क हमने हासिल कर लिया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो मैं शामिल करना चाह रही थी वो ये कि उस दौर में मुसलमानों ने ये भी देखा था, जब लिखा जाता था कि जी डॉग्स एंड मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड, तो वो बड़ी तकलीफदेह जुमले। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि क्या गुजरती होगी जब ये लिखा होता था कि डॉग्स एंड मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड। इसी वजह से पाकिस्तान को हासिल किया गया कि हम आज़ादी से सांस ले सकें। अब जो लोग उस वक्त हिजरत करके आ गए वो तो आज आज़ादी से यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो लोग रह गए वो आज भी जुल्म और सितम का शिकार हैं। बहुत तकलीफ दे जिंदगी जिसे कहती हैं वो हम देखते हैं उनकी। आई दिन हमें बकर आपसे जानना चाहूँगी, आई दिन हम खबरें सुन रहे होते हैं, आप क्या बताएंगे? थोड़ी सी मैं कायदे आज़म की एक शख्सियत अपनी थी ना, एक उनकी कहना चाहिए एक बॉडी लैंग्वेज थी, एक मैजिक था कि इंसान उसके सहर में आ जाता था। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, आपने जिस तरह अभी डॉक्टर सना भुट्टो ने जिस तरह का दो कौमी नज़रिए के हवाले से बात करनी थी जो कायदे आज़म ने लेके आगे चले, जी सर सैयद अहमद ख़ान जिन्होंने पेश किया था 1867 में 1867 में, और बेसिकली उसकी वजह यही थी कि उस वक्त उर्दू हिंदी ज़बान का तनाज़ा हुआ था और मुसलमानों ने उर्दू ज़बान को सपोर्ट किया था और हिंदुओं ने हिंदी ज़बान को सपोर्ट किया था। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने उस वक्त ये प्रेडिक्शन कर दी थी कि जब ये दोनों कौमें ज़बान पर लड़ सकती हैं तो फिर ये आगे किसी चीज़ पर भी साथ नहीं रहेंगी। और इसी की वजह से दो कौमी नज़रिए को लेके जब उनके बाकी रफ़्क़ा आगे लेके चले, 1906 में जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवाब वक़ार उल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह ने, तो कायदे आज़म ने जब 1913 में इसको ज्वाइन किया था लंदन से, तो कायदे आज़म फिर इसी विजन को लेके आगे चले। और जैसे कि अभी आपने कहा और जैसे मैडम अभी कह रही थी कि हिंदू मुसलमानों के जो रास्ते थे वो अलग अलग हुए, उनका रहन सहन अलग था। रिसेंटली जैसे अभी आपने बात की है, इंडिया में अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ है कि एक मुसलमान लड़के ने गाय ज़बह कर दी थी, तो उसको कुछ जुनूनी हिंदुओं ने पकड़ा, लड़कों ने, और उसको रॉड मार मार के उसको शहीद कर दिया। पूरी उसकी वीडियो वायरल हुई, फिर फेसबुक पे वो लोग वो कर देते हैं, एरर करते तो उसको हटा देते हैं, हज़फ कर देते हैं, लेकिन ये कि बाकायदा से भी गाय ज़बह करने पर उस लड़के को मार दिया गया। वहाँ पर अभी भी ऐसे हालात सुनने को मिलते हैं कि जो वहाँ पे जो मुसलमान हैं उनको अक्सर जो है वो तकलीफ का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और आज भी उनको सिर्फ इस चीज़ का ताना दिया जाता है क्योंकि तुम मुसलमान हो इसलिए तुम हिंदुस्तानी नहीं हो या तुम मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी नहीं हो। यहाँ ये प्रॉब्लम आज भी उनके साथ मौजूद है और आज भी है। तो हम लोग जब पाकिस्तान को देखते हैं या उनकी ये वीडियोज़ देखकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि कायदे आज़म की क़यादत में जो हमने मुल्क हासिल किया है, हम आज़ादी के साथ सुकून के साथ यहाँ ज़िंदगी गुजारें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हमारी दो गेस्ट ने तो बहुत अच्छी बात की और मेरे जहन में उस वक्त डॉक्टर फराह को देख के एक चीज़ घूम रही थी मुसलसल, और वो एक गाना कायदे आज़म के ऊपर है कि यहूदी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान। क्या ख्याल है आप लोगों का, शामिल किया जाए? जी बिल्कुल ज़रूर।
जी, मैं भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मीडिया फोकस की कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो आज सालगिरह के लिए जो हम लोग यहाँ सब बैठे हैं, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने हमें इतना प्यारा मुल्क दिया और जिसमें हम आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं। तो मैं उनकी याद में और उन्होंने जो हमारे लिए नगमा बनाया तो मैं ये सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल। हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान। हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही। इस्लाम का झंडा लिए आया सरे मैदान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान। देखा था जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, उस ख्वाब को एक रोज हकीकत है बनाना। ये सोच जो तूने तो हंसा तुझ पे जमाना, हर हाल पे चाहा तुझे दुश्मन ने हराना। मारा वो तूने दाव के दुश्मन भी गए मार, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान। नक्शा बदल के रख दिया इस मुल्क का तूने, साया था मोहम्मद का अली का तेरे सर पे। दुनिया से कहा तूने कोई हमसे ना उलझे, लिखा है इस ज़मीं पे शहीदों ने लहू से। आज़ाद है आज़ाद रहेंगे ये मुसलमान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान। वाह, बहुत अच्छे। और डॉक्टर फ़रा की आवाज़ तो मुझे लगती बड़ी मीठी सी है, चाहे ये नेशनल सॉन्ग गा रही हूँ, चाहे ये नूरजहाँ को गा रही हूँ, इनकी आवाज़ बड़ी ही मीठी मीठी सी है। अच्छा, अब वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और
डॉक्टर सना से मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि भाई जिस तरह से डॉक्टर फराह ने गाया कि यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई है हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तो एहसान तो बिल्कुल है हम सबके ऊपर। मुझे ये बताइए, जिस तरह उस दौर में कायदे आज़म ने कितनी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा इस मुल्क को हासिल करने में, क्या दिक्कत थी, वो थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें। कायदे आज़म को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उनको सारे मुसलमानों को एक अम्ब्रेला के अंडर जमा करना, उनके अंदर एक जज्बा पैदा करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे मुश्किल थी वो ये थी कि किसी को नींद से जगाना। हाँ, और मुसलमानों को जगाना और उनको ये बताना कि आप जो हैं वो सबसे अजीम कौम है दुनिया की और आप गुलामी में ज़िंदा नहीं रह सकते। तो इसके लिए कायदे आज़म ने डिफरेंट इलाकों में जाके तकरीरें की और लोगों को अपना पैगाम पहुंचाया और उनको ये बताया और उनको समझाया कि ये पाकिस्तान बनना क्यों ज़रूरी है। सही। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कायदे आज़म को की जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट है, तो उनकी ज़्यादातर तकरीरें जो हैं वो इंग्लिश में होती थी और बहुत कम उर्दू में होती थी। लेकिन आप अगर उनकी पुरानी वीडियोस और उनकी तकरीरें तो एक इतना बेहतरीन जो है वो एक मंजर सामने आता है कि वो अगर इंग्लिश में भी तकरीर करते थे तो लोग जो थे वो बहुत जोश और जज्बे से तालियां बजाते थे। एट दैट टाइम वहाँ पे लोगों को इंग्लिश समझ ही नहीं आती, तो ये वो जज्बा था, ये वो एक यकीन था अपने बानी के ऊपर कि ये शख्स जो भी बोल रहा है वो सही बोल रहा है और ये हमसे सच्चा है और ये हमें जो है वो एक सही रास्ते पे लेकर जा रहा है। तो ये मुश्किलात थी कुछ जो कायदे आज़म को फेस करने को मिली। सही। अच्छा बकर, कुछ कहना चाहेंगे आप इसके हवाले से? बिल्कुल, मैडम ने बहुत अच्छी बात कही। जैसे पेशावर में जब इस्लामिया कॉलेज में कायदे आज़म खिताब कर रहे थे तो उस जलसे के बाहर एक टांगे वाला ताली बजा रहा था, तो एक तालिब इल्म ने उससे यही सवाल किया कि क्या तुम्हें अंग्रेजी आती है जो कायदे आज़म बोल रहे हैं? क्या लगा नहीं, तो फिर ताली क्यों बजा रहे हो? तो उस टांगे वाले ने यही जवाब दिया था, मुझे नहीं पता कि ये कौन ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है ये जो कुछ बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं और ये हमें सही लेके रास्ते पे लेके चल रहे हैं और एक अलग वतन बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। तो जो मैडम ने बात की बड़ी खूबसूरत कही और इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं कि जो कायदे आज़म की मुश्किलात थी उनमें ये भी था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ कर दिया था। इसमें उन्होंने अपनी बीवी को नहीं देखा, अपने बच्चे को नहीं देखा जो उनकी इकलौती बेटी थी दीना, सारा वक्त उन्होंने जो है मुस्लिम लीग को और पाकिस्तान को दिया। और ये उनका वक्त नौबत आई कि जब पाकिस्तान बनने का वक्त आया तो उनकी तबीयत शदीद खराब हो चुकी थी और उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी हो गया था। तो जो उनके डॉक्टर थे कर्नल लाही बख्श, उन्होंने उनको ये कहा था कि मिस्टर जिन्ना कि आपको अब शदीद आराम की जरूरत है, आप बहुत आराम करें और आप इस वक्त जो है 15-15, 16 घंटे 18 घंटे काम करते हैं वो छोड़ दें। तो कायदे आज़म ने कहा नहीं, मैं किसी सूरत नहीं छोड़ सकता, पाकिस्तान बहुत करीब है बनने के लिए और मैंने अगर इस वक्त ये छोड़ दिया और मैं इलाज करवाने के लिए चला गया या मैंने अपना वक्त जो है सेहत पे लगा दिया बेहतरी के लिए तो फिर पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। तो ये सोचें कि उन्होंने अपनी जान देकर पाकिस्तान हासिल किया और इसी का नतीजा था कि पाकिस्तान बनने के सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर उनका इंतकाल हो गया क्योंकि मर्ज की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो फिर जो है वो आगे इतनी तकलीफ बढ़ गई कि वो फिर जानवर ना हो सके और वो जो है फिर अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो यहाँ पे ये कि उन्होंने अपनी जान का नजराना दे के जो है ये हमें वतन दिया और यूं दी कि हमें आज़ादी की दुनिया हुई है। जैसे अभी मैडम डॉक्टर फराह गा रही थी तो मुझे मुनव्वर सुल्ताना याद आ गई क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ये नगमा गाया था, ये फयाज हाशमी का लिखा हुआ है, जो बेदारी जो फिल्म थी पाकिस्तान की उसमें ये रिलीज़ किया गया था। तो आपकी आवाज़ सुनकर मुझे वो याद आ गया मुनव्वर सुल्ताना, उसके बाद महनाज ने भी इसको गाया, उसके बाद हुमैरा चन्ना भी ने इसको गाया, दूसरे और गुलकारों ने भी गाया। तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत आवाज़ में मैडम आपने इसको गाया कि यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान। हाँ, और अगर हम नेशनल सॉन्ग्स की आपने बात कर दी तो हमारे जितनी भी बड़े बड़े सिंगर्स गुजरे हैं उनकी आवाज़ में उस वक्त एक जादू था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बकर की बात से मुझे एक बात याद आई कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि अगर कायदे आज़म की ट्यूबरक्लोसिस के बारे में मुझे पता चल जाता तो मैं पाकिस्तान जो है ना उसको 1 साल और डिले होने देता और ये बनने नहीं देता। क्या बात सही है? बिल्कुल। और इसमें डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श से जब उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने इलाही बख्श से जब उनको बताया उनकी बीमारी का तो कायदे आज़म ने उनसे
वादा लेते हुए कहा था कि आप इस रिपोर्ट को आज ही बंद कर दीजिए। इस रिपोर्ट के बारे में अंग्रेजों को पता नहीं चलना चाहिए, वो कभी भी पाकिस्तान को बनने नहीं देंगे। वो चाहेंगे कि मेरा इंतकाल हो जाए, और जब इंतकाल हो जाए तो वो अपना मकसद हासिल कर सकें। देखें, नेहरू की जो जवाहरलाल नेहरू थे या महात्मा गांधी थे, उनकी जंग सिर्फ अंग्रेजों से थी, यानी उनका मुकाबला सिर्फ अंग्रेजों से था। कायद-ए-आज़म का जो मुकाबला था वो अंग्रेजों से और हिंदुओं दोनों से था। इसीलिए जसवंत सिंह ने अपनी जो किताब लिखी थी जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, सन 2009 में जब ये छपी, जो भारत के साबिक वजीर खारजा है, उसको पाबंदी इसीलिए लगा दी गई कि उन्होंने ट्रिब्यूट दिया कायद-ए-आज़म को कि उन्होंने इन लोगों से लड़के पाकिस्तान हासिल करके दिया है, वरना ये पाकिस्तान का बनना मुमकिन नहीं था कि दो बड़ी बड़ी ताकतों से कायद-ए-आज़म ने तने तनहा लड़ा और जो है वो पाकिस्तान हासिल किया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बात को तो मैं आगे बढ़ाऊंगी, और पाकिस्तान के हवाले से हम इतनी तारीफ भी कर रहे हैं, और जो हमारे, हम तो मोहसिन ही कहेंगे, हमारे मोहसिन जो बानी पाकिस्तान और उसके अलावा जितने भी जानों के नजराने लोगों ने पेश किए, वो सारे हमारे मोहसिन हैं। अगर वो अपनी इस कहना चाहिए स्ट्रगल में साथ नहीं देते तो फिर कैसे बनता पाकिस्तान। तो ये जो कहते हैं ना कि सोनी धरती हमने हासिल की, तो बस डॉक्टर फराह, अभी जब बातें जो हो रही थी अभी जज्बातियत की, तो उसमें ये है कि जब हम अपने पेरेंट्स के बाद बैठते हैं तो आप यकीन करें कि जो हमारे अम्मी अब्बू ने जो हमें बातें बताई कि किस तरीके से वो पाकिस्तान में आए और कितना उन्होंने किस तरह रास्ते में मतलब जो तकलीफ़ें देखी। हमारे अब्बू बताते हैं कि वो रास्ते में जो ट्रेन के सफ़र में इतनी लाशें थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन ज़िंदा बचा है उनका, कौन अपना है। तो जब वो अपनी ये सारी बातें बताते हैं इतने जज्बाती हो जाते थे और कहते थे कि अब इस मुल्क को बेटे आप लोगों ने संभालना है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बड़े बड़े घर उनके बने हुए तो जब सब छोड़ कर आ गए और उन्होंने कोई चीज़ नहीं देखी, बस ये देखा कि हमारा अपना एक मुल्क है और अब जो इस मुल्क को हम लोगों ने संभालना है और हम लोगों को आपस में मिलकर सब इस मुल्क की बागबानी को संभालना है। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को भी हम समझाएं और जब ये दिन आता है तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बताएं कि बेटे यही है हमारे बानी, यही है हमारे फाउंडर जिन्होंने हमें पाकिस्तान दिया, ये जो पाकिस्तान में दिया, ये हमारी धरती, ये सोनी धरती। और जब भी मैं ये सॉन्ग गाती हूँ तो आप यकीन करें कि मेरे खुद आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये शुक्राने के आंसू होते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें ये इतना प्यारा मुल्क दिया, इतने बहुत खूबसूरत मुल्क, और बस मैं इसका कितना शुक्र कैसे अदा करूं। तो वो मैं अदा इस सोनी धरती को गा के करती हूँ। सोनी धरती अल्लाह रखे
बहुत अच्छा गीत सुना दिया, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। बिल्कुल हमारी भी ये दुआ है कि हमारी ये धरती जो है ता क़यामत इसी तरह से शादो आबाद रहे, क्योंकि ये सही है। इसमें एक कहना चाहिए कि खुशी है तो हम सब खुश हैं, क्योंकि हमें रहना यही है, ये हमारा मुल्क है, मुल्क हमारा है। तो जाहिर सी बात है मोहब्बत भी इससे उसी शिद्दत की है जितनी कहना चाहिए कि आज़ादी से पहले लोग जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे और इस मुल्क के लिए एक मोहब्बत थी, एक जोश था, एक जज्बा था। आज भी हम में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, कहीं कोई नहीं है। हम जो है वो बहुत खुशी के साथ इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरह आज 25 दिसंबर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 14 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं, और एक उम्मीद, एक उमंग, एक जोश और एक जज्बा, ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन अभी कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हम बहुत मुश्किलात में घिर रहे हैं और वो जो एक बेफिक्री थी वो कहीं खो सी गई है। ना उम्मीद नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ यूथ हमारा, उसको हम किस तरह से बैकअप कर सकते हैं, ये तमाम बातें जानने के लिए मैं ज़रा सा डॉक्टर सना की तरफ देख रही हूँ। क्या यूथ को किस तरह से बैकअप किया जाए, किस तरह से उसे वो एक मोटिवेशन दी जाए, क्या कहेंगे? हमारी जो यूथ है, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि मायूस है, और हमारे जो मायूस से ज़्यादा परेशान है, ये मायूस परेशान भी है बहुत ज़्यादा। परेशानी की जो वजह है वो अपने जो मैंडेट है पाकिस्तान का, जो कायदे आज़म का, उसको छोड़ देने का नतीजा है। पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो इस्लाम की बुनियाद पे पाकिस्तान बनाया गया, और पाकिस्तान का जो नाम है वो पाक सरजमीन से जो है उसको हासिल किया गया। तो जब हम अपने मैंडेट से हट जाते हैं और लालच में पड़ जाते हैं और एक मटीरियलिस्टिक अप्रोच लेकर आ जाते हैं, तो डेफिनेटली जो हमारी यूथ है वो परेशानियों का खुद ब खुद शिकार हो जाएगी। जहाँ तक हमारी यूथ है वो उसके लिए, उसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन गाइडेंस की ज़रूर कमी है। और हमारे जो सियासतदान हैं उनको अपनी तकरीरों में इन बच्चों के लिए बहुत अच्छे पैगामात रखने चाहिए, ना कि आपस में एक दूसरे की पार्टीज के लिए वो पैगाम रखते हैं, वो भी होना चाहिए। लेकिन जो यूथ है पाकिस्तान की, जिससे आगे जाके फ्यूचर बनेगा पाकिस्तान का, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। सही। बकर आप क्या कहना चाहेंगे यूथ के हवाले से, किस तरह से मोटिवेट किया जाए? बिल्कुल, जैसे मैडम सना ने जो बात की, बहुत अच्छी बात की कि हमने कायद-ए-आज़म के जो उसूल हैं उनको छोड़ दिया, जो कायद-ए-आज़म का तरीक़ाकार था या उनकी जो ज़िंदगी थी हमने उनको छोड़ दिया। देखिए, उनके चंद एक चीज़ मैं बता दूं, वक्त महदूद है। एक सबसे अंदर जो उनकी जो कायद-ए-आज़म की बहुत सारी खुसूसियात में एक खुसूसियत थी, वो थी ईमानदारी। वो ईमानदार थे अपने काम से भी, अपने पेशे से भी, इसी तरह वो डेडिकेटेड थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया, जो टारगेट लिया उसको अचीव किया। और सबसे अहम जो बात आपको बताऊं कि उन्होंने, जैसे कि मैडम ने भी एक बात बड़ी ज़बरदस्त कही थी इससे पहले, कि बग़ैर किसी जंग के हमने इस वतन को हासिल किया है। तो कायद-ए-आज़म ने सारी जो लड़ाई है पाकिस्तान की, वो कानूनी तरीके से लड़ी है। अब देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे अभी पॉलिटिशियंस की बात हो रही थी कि हमारे यहाँ बड़ा समझा जाता है कि जो लीडर जेल नहीं जाता वो लीडर नहीं होता। कायद-ए-आज़म ज़िंदगी में कभी अपनी 72 साल की ज़िंदगी में जेल नहीं गए। उसकी वजह ये थी कि वो लॉयर थे, और लॉयर वो होता है जो लॉ को फॉलो करता है। जो लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो लॉयर नहीं कराएगा। उन्होंने कभी लॉ को ब्रेक नहीं किया, कानून के दायरे में रहकर अपनी हर बात मनवाई। और यही कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मैसेज है आज की यूथ के लिए, कि अगर आज भी आपको अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी है, अपने मुल्क को तरक्की देनी है, आपने कानून के दायरे में रह के हर काम करना है, अकॉर्डिंग टू द लॉ करना है, अगेंस्ट द लॉ नहीं करना। ये कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी से सीखने को मिलता है हमें। और इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा के बात कहूँ कि स्टैनली वॉलपर्ट, जिनकी किताब है जिन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कायद-ए-आज़म को ट्रिब्यूट देते हुए कहा था कि फ्यू इंडिविजुअल्स सिग्निफिकेंटली अल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। चंद ही लोग मायने ख़ास तौर पे तारीख का रुख पलटते हैं। फ्यूअर स्टिल मॉडिफाई द मैप ऑफ द वर्ल्ड। और इनमें से कई कम लोग दुनिया का नक्शा तब्दील करते हैं। हार्डली एनीवन कैन बी क्रेडिट टू क्रिएट अ नेशन स्टेट। और ये तो शायद ही किसी ने किया हो कि कौमी रियासत तश्कील दी हो। मोहम्मद अली जिन्ना डिड ऑल थ्री। मोहम्मद अली जिन्ना ने तीनों काम किए। अभी देखिए, ये ट्रिब्यूट स्टैनली वॉलपर्ट दे रहा है, लियाकत अली खान नहीं दे रहे। इसी तरीके से हेक्टर बुलेथे ने अपनी किताब में लिखा, जिन्ना द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में, जो स्टार्टिंग में उन्होंने कायद-ए-आज़म को ट्रिब्यूट दिया, कायद-ए-आज़म की ही कोटेशन से, फेलियर इज़ अ वर्ड अननोन टू मी।
नाकामी एक बिल्कुल। ऐसा लफ्ज़ है जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ कि कायदन अपनी ज़िंदगी में नाकाम हुए नहीं थे। ये उनकी ज़िंदगी का वो सबक है, वो लेसन है हमारे लिए, आज की यूथ के लिए, कि जिस पर हम अमल करके अपने मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। बहुत अच्छा मैसेज है, वेरी गुड, बहुत अच्छा मैसेज है। और बकर ने इतनी अच्छी बात कर दी है कि मेरे पास तो अल्फाज ही ना बचे कि मैं आगे क्या कहूँ। उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया इस बात के बाद। लेकिन डॉक्टर फराह हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत अच्छे गीत जो है प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। तो डॉक्टर फराह, आप क्या समझती हैं गीत के हवाले से कि यूथ को किस तरह से आप समझती हैं कि गीत क्या अभी भी वो जज्बा, वो जोश डेवलप कर सकते हैं? क्यों नहीं, हम अगर उनके जज्बे जो हैं वो उजागर करते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो ज़रूर पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छे काम करेंगे। और ये जज्बा जो है ये असातिज़ा का काम है, माँ बाप का काम है, बड़ों का काम है। और मैं जब भी ये नगमा गाती हूँ, मैं पाकिस्तान को एक दुआ देती हूँ, ये जीवे, जैसे हम कहते हैं ना भाई तुम जियो हज़ारों साल, तो इसी तरह ये जो नगमा है मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत जोश आ जाता है इस गाने में। बस मैं क्या करूँ कि अपने मुल्क के लिए अपनी जान दे दूँ, ऐसा मेरा जज्बा होता है। थैंक यू। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए। सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए हो, एक ही धुन लहराए हो। पाकिस्तान पाकिस्तान
अभी मैडम जैसे आपने जीवे पाकिस्तान गाया, हमारे बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि कौमी जोश और उमंगों को जो है आपने ज़िंदा किया। और ये जब गाना लिखा गया था, इसमें ख़ास बात बताऊं, हमारे एक दोस्त है अफसार अहमद साहब, जिन्होंने पाकिस्तान के कौमी नगमों के हवाले से एक बहुत शानदार किताब लिखी। उन्होंने इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त एक नॉलेज मुझे बताई कि पहले ये गाना PIA के लिए लिखा गया था, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए। मन पंछी जब पंख उड़ाए, क्या क्या सुर बिखराए। बाद में फिर इसको कौमी नगमे के तौर पे तश्कील दिया कि नहीं, कि कौमी नगमे के तौर पे गाया जाए, सिर्फ PIA के लिए ना हो। ये ख़ास बात थी। और शहनाज बेगम ने जब ये गाया, बहुत शानदार। और इसी तरह सोनी धरती भी शहनाज बेगम का गाया हुआ था। जीवे पाकिस्तान को जो है लिखा जमीलुद्दीन आली मरहूम ने, और इसी तरीके से सोनी धरती को लिखा मसरूर अनवर ने। और ये नगमात हमारे ऐसे हैं कि जो बरस से गुजरने के बावजूद आज भी हमारे दिलों में वैसी जिंदा है। जब भी हम सुनते हैं, हमारे दिलों में वतन की मोहब्बत फिर से जागा। बिल्कुल बिल्कुल। और बकर ने अगेन बहुत अच्छी सी बात कर दी, क्योंकि बकर को मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में इंसाइक्लोपीडिया, तो आप देख लीजिए कि वो कहाँ कहाँ से चीज़ें जमा करके आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। क्योंकि हमारे यूथ को शायद इतनी चीज़ों का नहीं पता कि शहनाज बेगम थी या किसने गाया, किसने लिखा। तो ये हम कहते हैं कि आज का दिन चीज़ों को रिकॉल करने का भी है। और जब तक हम अपनी हिस्ट्री को नहीं जानेंगे, इवन हिस्ट्री में जो सिंगर्स हैं उनकी काविशों को नहीं जानेंगे, तो आगे की तरफ ज़रा कदम बढ़ाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम ना उम्मीद नहीं है, हम उम्मीद रखते हैं आज भी। और हमें पूरा यकीन है कि जो भी इस वक्त मुश्किलात पाकिस्तान फेस कर रहा है, इंशाअल्लाह वक्त के साथ वो चीज़ खत्म होगी और हम खुशहाली की तरफ जाएंगे। यही उम्मीद है, इसी उम्मीद पे हमें खड़े रहना है। और आप देखिएगा कि हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब ये लोग यहाँ पर आए तो आप लोगों ने जो डिस्कस किया, जो बातें की, सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट, बहुत गाढ़े तरीके से आप लोगों ने उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया। बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर सना, थैंक यू सो मच। बकर, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरा, हमेशा की तरह हमारे साथ ही, बहुत शुक्रिया। और खालिद साहब जो वहाँ पर मौजूद हैं पियानो पे या ऑर्गन पे जो मौजूद हैं, कीबोर्ड जिसे आप कहते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा साथ दिया डॉक्टर फरा का, क्योंकि आपकी जो प्रेजेंस थी ना वो ऐसी थी कि अगर आप ये अच्छा ना बजाते तो वो गा अच्छा नहीं सकती थी। उन्होंने अच्छा गाया क्योंकि आपने अच्छा बजाया और वो ऐसे गाती भी अच्छा है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप चारों का। और यहाँ पर शरीफा यास्मीन को भी इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले 25 दिसंबर है, तो जाहिर सी बात है जो हमारे मसीह ब्रदर है उनका भी आज दिन है, उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं। आप लोगों को भी बहुत मुबारक हो। इसके साथ ही शरीफा यास्मीन को दीजिए इजाज़त। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।